आइए बच्चों, हम लोग अब देखते हैं गुणनखंड निकालने की विधि। गुणनखंड निकालने की एक विधि है जिसको हम लोग कहते हैं वृक्ष विधि। वृक्ष विधि जैसे हम लोग देखते हैं कि वृक्ष में नीचे बीज होता है और तना वहाँ मोटी होती है, फिर ऊपर जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी डालियाँ फैलती जाती हैं। यही विधि इसी तरीके का चित्र बनता है वृक्ष विधि में, जिससे हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। आइए एक संख्या हम लोग देखते हैं 24, और 24 का हम लोग वृक्ष विधि से गुणनखंड निकालते हैं। आप जानते हैं कि 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 12, या हम लिख सकते हैं 4 गुने 6, ठीक है, या हम लिख सकते हैं 3 गुने 8। ये 3 तरीके से हम गुणनखंड इसका लिख सकते हैं। 2 गुने 12 हम करेंगे तो 24 हो जाएगा, 4 गुने 6 करेंगे तब भी 24 हो जाएगा, और 3 गुने 8 करेंगे तब भी 24 हो जाएगा। आइए जरा हम लोग देखते हैं 24 का वृक्ष विधि से कैसे हम गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। जैसे ये 24 एक संख्या मिली हमको, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, यानी कि 2 यहाँ और 12 यहाँ। अब आप देख सकते हैं कि 2 को हम अब और विभाजित नहीं कर सकते हैं और टुकड़ा इसका नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। और 12 को जानते हैं आप कि कर सकते हैं 2 गुने 6। अब आप इसको भी 2 को भी यहाँ ले आइए। अब आप देखिए ये दोनों ऐसे हैं जिनको कि हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये अब हम 6 को विभाजित करेंगे, 6 को एक टुकड़ा करेंगे जो होगा 2 गुने 3। तो आप देख सकते हैं कि ये एक वृक्ष के रूप में हम लोगों के सामने मौजूद है 24 का गुणनखंड। 24 का गुणनखंड बराबर हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ये तरीका है जिस तरीके से हम लोग इसका वृक्ष विधि से गुणनखंड निकाले। ये 2 गुने 12 है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या 4 गुने 6 भी हम करके पहुंच सकते हैं इस परिणाम पर या नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग वृक्ष विधि से ही 24 का ये 4 गुने 6 होगा, और 4 गुने हम 6 करेंगे तो 6 जो है उसको हम तोड़ेंगे 2 गुने 3। अब देख सकते हैं कि इनको हम और ज्यादा गुना नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो गुना नहीं विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए परिणाम देखिए आप वही आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ये इस तरीके से हम जब तोड़े 4 गुने 6 के तरीके से, यदि हम 24 को 3 गुने 8 इस वाले टुकड़े से इस तरीके से हम अगर टुकड़ा करें वृक्ष बनाने के लिए, तो आप परिणाम देखिए, चूंकि 3 अविभाजित अभाज्य संख्या हमको मिल गया, ये विभाजित नहीं होगा, और 8 को हम करेंगे 2 गुने 4, फिर ये भी अभाज्य संख्या प्राप्त हो गया। अब 4 को हम टुकड़ा करेंगे, विभाजित करेंगे 2 गुने 2। परिणाम आपके सामने है। कि 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी आप देख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी परिणाम वही आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप वृक्ष विधि से किसी भी संख्या का गुणनखंड आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन आपको ध्यान रखना है वृक्ष विधि से गुणनखंड निकालते समय कि बहुत बड़ी यदि संख्या हो, 3 अंकों की, 4 अंकों की या 5 अंकों की,
तो वृक्ष विधि से निकालना, उसका गुणनखंड निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा, थोड़ा बड़ा, वो चूंकि ये भी काफी जगह घेरेगा, इसलिए आप वैसे बड़ी संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष विधि से नहीं निकालेंगे। आइए दूसरी जो विधि है उस विधि को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड, इस विधि से हम किसी भी दी हुई संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड? जैसे अभी हम लोगों ने एक संख्या लिया था 24, अगर इसका हमको अभाज्य गुणनखंड लिखना हो तो आप जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड हम जब लिखेंगे तो हमको अभाज्य संख्याएं ही लिखनी होंगी, यानी हम इसका लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब देख सकते हैं ये चारों जो संख्याएं हैं वे अभाज्य संख्या है, इसलिए 24 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आप लिख सकते हैं। अब एक और हम संख्या लेते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या हम लोग लेते हैं 56। 56 का अभाज्य गुणनखंड यदि लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप? आप जानते हैं कि 56 को हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 2 और 28। तो हम पहले 2 लिख दिए। अब 28 को हम 2 टुकड़े में तोड़ेंगे तो 2 गुने 14 होगा, और 14 को फिर हम करेंगे एक ही टुकड़ा तो हमको मिलेगा 7। यानी देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4, 2 गुना 4, 4 गुना 8 और 8 7 56। इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अभी गुणनखंड निकालने की एक और विधि है जिसको हम लोग विभाजन विधि कहते हैं। विभाजन विधि से भी आप गुणनखंड बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लिया जाए एक संख्या हम लोग लेते हैं 108, ये तीसरी विधि है, इसको कहते हैं हम लोग विभाजन विधि। विभाजन विधि, विभाजन विधि से हम निकाल सकते हैं कि हम यहाँ भी अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से इसको विभाजित करेंगे, जो परिणाम आएगा हम उसको यहाँ लिखेंगे, यानी ये हो गया 54। फिर हम इसको 2 से विभाजित करेंगे, परिणाम आएगा 27। फिर हम इसको 2 से विभाजित करने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम इसको 3 से विभाजित करेंगे, तो ये आएगा 9। फिर इसको हम 3 से विभाजित करेंगे, परिणाम 3 आएगा। अब हमको यहीं रुक जाना है, क्योंकि फिर हम 3 से विभाजित करेंगे तो हमारा परिणाम जो है वो 1 आएगा, और 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है, इसलिए हम यहीं रुक जाएंगे। तो 108 का गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ये परिणाम आपके सामने है। तो विभाजन विधि से आप जितनी बड़ी संख्या आपको मिले, चाहे वो 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 6 अंकों की हो, कितनी भी बड़ी संख्या आप को मिले, आप विभाजन विधि से बड़ी आसानी से आप उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग गुणनखंड निकालने की जो विधि है इससे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम लोग एक नए बिंदु महत्तम समापवर्तक की चर्चा करेंगे। हम लोग महत्तम समापवर्तक, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग सीखेंगे। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, महत्तम।
कॉमन फैक्टर, अभी आप फैक्टर के बारे में आपको बताए थे, गुणनखंड के बारे में, और कॉमन फैक्टर आपको बताए थे हम, यानी कि सार्वगुणनखंड। तो अब हम लोगों को महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में देखना है, कैसे हम निकालते हैं हम लोग। इसकी विधि, पहली विधि जो है बच्चों वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि यानी HCF निकालने की, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने की गुणनखंड विधि। आप किसी भी दो संख्या को, क्योंकि ध्यान रखना है बच्चों हम लोगों को कि हम गुणनखंड तो किसी एक संख्या का निकाल सकते हैं, लेकिन महत्तम समापवर्तक कम निकालने के लिए कम से कम हमको दो संख्याएं होनी चाहिए, तभी हम उन दोनों में जो उभयनिष्ठ होंगे समापवर्तक, कॉमन फैक्टर, उनको हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, उन दोनों संख्याओं के। तो पहली जो विधि है गुणनखंड विधि है। अब पहले हम एक संख्या लेते हैं। मान लिया जाए कि एक संख्या आपने लिया 36, इसका गुणनखंड, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। एक 36 है, और मान लिया जाए कि आपने दूसरी संख्या ली 52, 36 और 52। आप देखिए कैसे इसकी गुणनखंड विधि से हम लोग महत्तम समापवर्तक इसका निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि, 36 का गुणनखंड आप निकालेंगे तो आप जानते हैं कि 36 का गुणनखंड होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। ये हम लोग अभी ये गुणनखंड विधि नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभाज्य गुणनखंड विधि पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर गुणनखंड विधि पे आएंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये 36 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आइए जरा हम लोग 52 पे चर्चा करें। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 13, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 गुने 13, 13 चौके 52 होता है। तो इस तरीके से हम लोग अब 36 और 52 का HCF निकालेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि इसमें हम लोगों को 2 मिला कॉमन, फिर यहाँ भी 2 मिला कॉमन, और उसके बाद यहाँ 3 है और यहाँ 13 है, यानी कि ये दोनों में इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, और इसमें 13 है तो इसमें 13 नहीं है। यानी कि हमारे पास 2 गुने 2 ये हमको मिला संख्या, जो कि ये कॉमन फैक्टर है। 2 गुने 2, तो हमारा HCF हो जाएगा 4, क्योंकि 36 और 52, 36 का आपने गुणनखंड देखा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और 52 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 13, और इन दोनों में कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ हुआ 2 और 2, जिसका गुणनफल होता है 4। तो 4 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। ये हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग इसको निकालें। आइए हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, अब हम लोग एक दूसरा उदाहरण लेते हैं इसके लिए, जो ज्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। मान लिया जाए कि हमने एक संख्या ली 8 और दूसरी संख्या ले ली
12, इसका हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे 8 और 12 का। तो 8 का गुणनखंड क्या होगा? 8 का गुणनखंड होगा 1, 2, 4 और 8। ये 8 का गुणनखंड हो गया। अब 12 का गुणनखंड क्या होगा? तो 12 का गुणनखंड होगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब आप देख सकते हैं कि 8 का गुणनखंड है 1, 2, 4 और 8, और 12 का गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे कि सार गुणनखंड क्या हुआ, यानी कि वो गुणनखंड जो इन दोनों में है। तो सार गुणनखंड आप देखिए 1 है, 2 है, 4 है इन दोनों में, और 8 यहाँ है लेकिन 8 इसमें नहीं है, बाकी कुछ नहीं। 1, 2 और 4 ये हुआ सार्वगुणनखंड, यानी 8 और 12 का सार्वगुणनखंड 1, 2 और 4। अब हमको लिखना है महत्तम समापवर्तक, यानी कि मौसा होगा जो सार्वगुणनखंड हमको प्राप्त हुआ, उसमें सबसे बड़ा जो गुणनखंड है वही महत्तम समापवर्तक होगा, यानी कि 4। इसलिए मौसा बराबर 4, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देख रहे हैं कि फैक्टर को हम लोग गुणनखंड कहते हैं। तो 8 का गुणनखंड हमको ये मिला, 12 का गुणनखंड ये मिला, और इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF 4 है, क्योंकि ये 4 ही वो कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है। इस तरीके से आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग HCF को यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखते हैं विभाजन विधि से। एक विधि है, इसका नाम है विभाजन विधि। विभाजन विधि यानी डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से भी हम HCF निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा एक संख्या, हमने उदाहरण लिया था 8 और 12। एक दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि वो उदाहरण है 12 और 20, यानी 12 और 20 का आपको HCF निकालना है विभाजन विधि से। तो हम क्या करेंगे, यदि 2 या 2 से अधिक भी संख्याएं अगर आपको दी हैं, ऐसे मान लिया जाए कि इसमें एक और संख्या दी हुई है 36, तब हम क्या करेंगे कि आप बड़ी आसानी से छोटी संख्या में इस संख्या को भाग देंगे या फिर छोटी संख्या से इसमें भाग देंगे। विभाजन विधि है ये। तो सबसे पहले हम 12 से भाग देते हैं 20 में। इसमें ध्यान रखना है बच्चों आपको कि जो भी शेष आएगा उसी से हम फिर से भाजक को भाग देते हैं। कैसे, देखिए 12 को अगर 12 से अगर हम भाग देंगे 20 में, तो ये एक बार में भाग देने पे 8 यहाँ शेष आ गया। अब इस 8 को से हम 12 को भाग देंगे। देखिए ये फिर एक बार में भाग लेगा और यहाँ शेष हमको आ जाएगा 4। तो फिर इस 4 से हम इस 8 में भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, ये विभाजित हो गया। यानी यहाँ 4, यदि 2 संख्याएं सिर्फ होती हमारी 12 और 20, तो हमारा 12 और 20 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक आता, उत्तर होता 4। लेकिन चूंकि दूसरी संख्या एक और संख्या हमको मिली हुई है 36, तो हम अब चूंकि 12 और 20 के बीच प्रक्रिया संपन्न कर लिए और 4 हमारा अंतिम संख्या मिला जिससे पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, तो हम फिर इसी 4 से इस 36 को भाग देंगे। और अब एक जानते हैं कि 4 से 9 बार में हम भाग दे सकते हैं और ये पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी कि HCF बराबर आया 4। इस तरीके से आप विभाजन विधि से छोटी से छोटी